नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों, हम आज झारखंड बोर्ड के जो जेईसी बोर्ड है हमारा क्लास 12 के उसके ऑटोमोटिव का दोस्तों जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है यानी कि पिछले साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनके आधार पर जो प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट उसको आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसमें आपको मैं एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग सभी आंसर कराऊंगा और दोस्तों ये ऑटोमोटिव परीक्षा के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों मैं आपको इसमें सन 2024 का पीवाईक्यू भी दूंगा, पीवाईक्यू भी सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों परीक्षा में यही पूछा जाएगा, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, कसम से कह रहा हूँ आपके जितने मतलब सिलेबस है उसमें से आप आधा से ज़्यादा नंबर तो यहीं से पा जाएंगे। दोस्तों बस आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर अपने परीक्षा में करेंगे। दोस्तों ऑटोमोटिव की परीक्षा के लिए इसमें सभी प्रकार के एमसीक्यू प्रश्न शॉर्ट लॉन्ग सब प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें आपको पीआईक्यू भी दिया जाएगा। दोस्तों मैं आप क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी लाने वाला था वीडियो लेकिन लेट हो गया, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों जो पहला हमारा एमसीक्यू है दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया और हमारे दोस्तों उसमें भी आया मॉडल पेपर में, तथा ये प्रश्न हमारे जो कीबोर्ड था उसमें भी आया है कि दो पहिया वाहनों के अगले पहिए में अधिकतर कौन सा सस्पेंशन सिस्टम प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेलीस्कोपिक फॉक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। स्पार्क प्लग का उपयोग किस इंजन में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आप पेट्रोल इंजन ही सही हो जाएगा। स्पार्क प्लग का उपयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। तो आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी देखिए, मैं इसमें आपको आंसर बताऊंगा। जो एमसीक्यू के जो ऑप्शन है इसको नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। आगे आपको इसमें शॉर्ट लॉन्ग जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं वो भी मिलेंगे, बस आप सब्र करिए। और इसमें आपको एक सन 2024 का जो पीवाईक्यू है हमारा, जो सन 2024 में पत्र आया था ऑटोमोटिव का झारखंड बोर्ड का, वो भी सॉल्व करवाया जाएगा। दोस्तों ये भी प्रश्न पीवाईक्यू है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है स्पार्क प्लग क्लीनर और टेस्टर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, यानी कि जो स्पार्क प्लग क्लीनर और टेस्टर मशीन होती है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि गैप परीक्षण के लिए और स्टैंड ब्लास्ट सफाई के लिए, तो दोनों के लिए किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। तो अगला प्रश्न है हमारा किसी कार का कौन सा अंश विद्युत धारण करता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैटरी। बैटरी क्या करती है? किसी कार में विद्युत का अंश धारण करती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भाग ऑटोमोबाइल की चेसिस में नहीं आता है। दोस्तों बॉडी जो है ऑटोमोबाइल की चेसिस में नहीं आता। दोस्तों ऑप्शन नंबर भी सही है। वह व्यक्ति है जो संदेश का संचार करता है, यानी कि दोस्तों संदेश जो भेजता है या जो संदेश का संचार करता है दोस्तों क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर भी हमारा प्रेषक सही हो जाएगा। प्रेषक क्या करता है? ये संदेश को भेजता है या संदेश का संचार करता है। इंग्लिश में इसको सेंडर बोलते हैं। ठीक दोस्तों, सेंडर बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में प्रेषक बोलते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ऑटोमोटिव का सारा सिलेबस करा दिया है। दोस्तों अगर आप अभी तक ऑटोमोटिव के हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोस्तों जाकर आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं। दोस्तों परीक्षा नज़दीक है, आप देखेंगे तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप हमारे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, उसकी प्ले लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ से दोस्तों हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक चैप्टर का PDF दिया है। दोस्तों एक बार आप उस PDF को पढ़ लीजिए। अगर दोस्तों आप उसे नहीं पढ़ पाते, बस आप ये क्या करिए, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। आप जब परीक्षा के लिए जा रहे हैं तभी इस वीडियो को चला के रख दीजिए, बस आप सुनते रहिए, आपकी परीक्षा अच्छे से बीतेगी, क्योंकि इसमें वही प्रश्न छापेंगे जो आपके परीक्षा में छपेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा OHC का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। OHC का फुल फॉर्म है दोस्तों ओवरहेड कॉम ओवरहेड कैम मैकेनिज्म। ठीक दोस्तों, OHC का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड कैम मैकेनिज्म। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है एयर कूलर्ड सिलेंडर के बाहर की पत्तियों को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिन्स। किस वाल्ड हेड का व्यास बड़ा है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इनलेट वाल, यानी कि जो इनलेट वाल होता है दोस्तों उसका जो वाल का हेड होता है उसका क्या होता है दोस्तों? व्यास बड़ा होता है। ठीक दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा वाहनों में किस फिल्टर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल फिल्टर का उपयोग हमारे वाहनों में नहीं किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पिस्टन रिंग का कार्य नहीं है। ठीक दोस्तों यहाँ पर थोड़ा त्रुटि हो सकती है मतलब टाइपिंग में, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यह पिस्टल को चिकनाई प्रदान करता है। दोस्तों ये जो कार्य है पिस्टन रिंग की कार्य नहीं है। ठीक दोस्तों अगला प्रश्न है पिस्टल और क्रैंक सॉफ्ट को जोड़ने वाला क्या कहलाता है। जो पिस्टल और क्रैंक सॉफ्ट को जोड़ता है वो क्या कहलाता है। दोस्तों उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी कनेक्टिंग छड़, यानी कि इसको कनेक्टिंग रॉड भी दे देते हैं इंग्लिश में। तो आप याद रखिएगा जो कनेक्टिंग रॉड या कनेक्टिंग छड़ है दोस्तों ये पिस्टल और क्रैंक सॉफ्ट को क्या करता है? जोड़ता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शीतलन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, यानी कि कूलेंट प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तेल का दबाना, ये क्या है दोस्तों? ये ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि तेल का दबाना इस शीतलन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, एक टूटे हुए स्टड को उसके मुख्य भाग से किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त विधियों में से कोई नहीं, है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाहन के सस्पेंशन सिस्टम के मूल घटक क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी, स्ट्रट्स, शॉक एब्जॉर्बर, स्प्रिंग और टायर। अगला प्रश्न है, सिलेंडर लाइनर के निरीक्षण का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, घिसावट, खिराच और या क्षति का पहचान करने के लिए। ठीक दोस्तों, घिसावट, खिराच, खरीच या जो हमारी क्षति होती है, छत मतलब जो टूट फूट होता है, उसकी पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? सिलेंडर लाइनर के निरीक्षण का क्या करते हैं? परीक्षण या निरीक्षण करते हैं। ठीक दोस्तों, कुछ प्रश्न हो सकता है आपको इसमें गलत मिसप्रिंट हो, क्योंकि मैंने इसे जल्दी जल्दी में आप सबके लिए बनाया है, तो उसको आप थोड़ा मतलब उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करिएगा। अगला प्रश्न है, MPFI प्रणाली में EGR वैक्यूम मॉड्यूलेटर का मुख्य कार्य है, यानी कि दोस्तों जो हमारी MPFI प्रणाली होती है उसमें EGR वैक्यूम मॉड्यूलेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा EGR प्रवाह को नियंत्रित करना, तो ये सही हो जाएगा। EGR प्रवाह को नियंत्रित करना ये कार्य होता है। अगला प्रश्न है, डीजल ईंधन की आपूर्ति प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मॉड्यूल यानी कि ECM की क्या भूमिका है? तो आप यहाँ से ECM का फुल फॉर्म याद कर लिए। ECM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल इंग्लिश में इसको बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मॉड्यूल। ठीक, तो ECM का फुल फॉर्म इसे भी आप याद कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंजन की गति को नियंत्रित करना। दोस्तों अगला है हमारा एक प्रश्न आता है कि एयर फिल्टर को कितने मतलब दूरी पर कार चलाने के बाद बदल देना चाहिए? तो दोस्तों 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला देने के बाद क्या करना चाहिए? एयर फिल्टर को बदल देना चाहिए, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर लाइनर के निरीक्षण का मुख्य कारण क्या है? अभी मैंने आपको कराया, इसका सही आंसर हो जाएगा घिसाव, खरीच या क्षति को पहचान के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसमें, अरे ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न वही फिर से रिपीट हो गया, MPFI प्रणाली वाला, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था, इसे आप नोट कर लीजिए। ये हमारा अगला MCQ है, हरित अर्थव्यवस्था एक जैविक अर्थव्यवस्था है जो संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों उपरोक्त सभी से, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और भूमि प्रबंधन सभी से संबंधित है। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने वेरी शॉर्ट आंसर की तरफ, जो हमारे 1 नंबर के पूछे जाते हैं दोस्तों। ये वेरी शॉर्ट आंसर जो होते हैं हिंदी में बोलते हैं दोस्तों हम अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की जो अंक मिलते हैं हमें उससे सॉल्व करने पे, उसे हमें मिलते हैं 1 अंक, यानी कि अगर हम एक अति लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 1 अंक हमें मिलेगा। समानता इसमें ऑप्शन रहता है आपको, यानी कि 6 वो दिए जाते हैं, उसमें से आपको 2-3 करना रहता है, तो आप देख लीजिएगा आपको कितना कहने को दिया जा रहा है। तो आपके लिए एक बेनिफिट रहता है यहाँ पर कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी कि 6 में से 4 करिए या 6 में से 3 करिए, ऐसा ऑप्शन दिया जाता है। आप सही प्रश्न एक बार क्या करेंगे, आप पढ़ लेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपका एग्जाम पेपर आएगा उसमें क्या रहेगा, आपका जो पेपर है झारखंड बोर्ड वालों का, वो क्या रहेगा, 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहले में तो सिर्फ आपको MCQ पूछा जाएगा, यानी कि पार्ट ए जो रहेगा उसमें आपको MCQ पूछा जाएगा। MCQ कितने नंबर का? 15 नंबर का। ठीक, उसके अलावा जो आपका पार्ट सेकंड रहेगा, उस सेकंड पार्ट में आपसे क्या रहेगा, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपसे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग पूछा जाएगा। ठीक, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक, यानी कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय ये प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सब्जेक्टिव के रहेंगे, ये भी 15 मार्क्स के रहेंगे। आपका टोटल जो पेपर होगा लगभग 30 अंक का होगा, पूर्णांक 30 नंबर का रहेगा। अभी मैं आपको एक एज इट इज पेपर दिखाऊंगा 2024 का, जो हमारा पिछले साल का प्रश्न है किसका, ऑटोमोटिव का, उसको मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा। उसमें भी आपको MCQ मिलेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर सब मिलेंगे। आप वहां से देख लेना पेपर कैसे आता है और आपको पेपर कैसे करना है एग्जाम में जाकर। अब आइए देखते हैं वेरी शॉर्ट यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न को, जो 1 अंक के पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है हमारा वही जो मैंने आपको कराया, EPFI प्रणाली का यहाँ का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना EPFI प्रणाली का प्रयोग, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है EPFI का पूर्ण रूप क्या है, तो यानी कि फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है। तो दोस्तों EPFI का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ठीक, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, मल्टी फ्यूल इंजेक्शन। दोस्तों आप इंग्लिश में लिख पाएंगे तो आप इंग्लिश में लिख देना इसका फुल फॉर्म, अगर हिंदी में लिख पाते तो हिंदी में लिख देना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप चाहे जिसमें लिखिए, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए। ठीक, आपके नंबर नहीं कटेंगे, तो इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है। अगला है BHP का पूर्ण रूप क्या है, तो BHP का पूर्ण रूप होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ये प्रश्न PYQ में पूछा गया है, आपके 2024 में आया है। और आपका जो
प्री बोर्ड था उसमें भी आया है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। BHP का फुल फॉर्म होता है ब्रेक हॉर्स पावर। इसको मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा है, आप हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में लिख पाएंगे बच्चे हिंदी में लिखेंगे। अगला है डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो डब्ल्यू का पूर्ण रूप होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है डब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, इसे हिंदी में ऐसा लिखा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि डब्ल्यू का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब है। दोस्तों इन सभी का एमसीक्यू जितना मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग, ये सभी क्वेश्चन के आप पीडीएफ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ जो है उसे आप 3-4 बार ही पढ़ लीजिएगा परीक्षा से पहले। आप इसमें से पक्का कह रहा हूँ आपका 30 नंबर का पेपर आता है, तो 20-25 नंबर का क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। तो आप प्लीज जो इस वीडियो की पीडीएफ दी गई है उसे 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा अपने मन से, वीडियो देख लीजिए फिर पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, हल्के वाहनों में किस प्रकार के स्टीयरिंग गियर का उपयोग किया जाता है? तो हल्के वाहनों में आमतौर पर रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर का उपयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, रैक एंड पिनियन। और अगला है DTSI का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर DTSI का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म जरूर आता है, फुल फॉर्म जितने हैं सबको याद कर लीजिएगा, आपका पेपर में 2-3 फुल फॉर्म जरूर पूछे जाएंगे। जैसे BHP का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म होता है, डब्ल्यू का पूर्ण रूप, तो ये जितने फुल फॉर्म है पक्का याद कर लीजिए, इसमें से एक ना एक फुल फॉर्म जरूर आएगा, देख लीजिएगा अपने आपके पेपर में जरूर आएगा फुल फॉर्म। तो दोस्तों DTSI का पूर्ण रूप होता है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। ठीक, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, इसको आप याद कर लीजिए, एक प्रश्न आ सकता है क्योंकि अभी तक इसे पूछा नहीं है, एक ही बार परीक्षा में अभी तक आया है। अगला प्रश्न है हमारा, लीफ स्प्रिंग किस प्रणाली का हिस्सा है? लीफ स्प्रिंग वाहन की सस्पेंशन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बाहरी वाहनों में झटका को सोखने का काम करता है। ठीक दोस्तों, ऐसे आप लिखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक नहीं लिखेंगे काम चल जाएगा। अगला है MPFI का पूर्ण रूप क्या है? देखिए दोस्तों फिर आ गया BYQ है, जो मैं करा रहा हूँ, पिछले साल पूछा गया आपके जो हमारा प्री बोर्ड है उसमें भी आया, इस साल के प्री बोर्ड में, और पिछले साल के हमारे क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आया है। तो आप इसे याद रखिएगा। जो MPFI है इसका पूर्ण रूप है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। दोस्तों अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसका हो सकता है इसको घुमा कर भी पूछ ले, अगर घुमा कर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि यह तकनीक किसमें यूज की जाती है? तो आप याद रखिएगा, यह तकनीक पेट्रोल इंजन में बेहतर ईंधन दक्षता के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि जो गाड़ी है हमारी अच्छे से चले इसलिए क्या की जाती है, हमारे जो पेट्रोल इंजन है उसमें ये तकनीक इस्तेमाल की जाती है, EPFI तकनीक, अरे MPFI तकनीक, माफ करिएगा EPI बोल रहा था इसमें। तो MPFI तकनीक मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इसका फुल फॉर्म है MPFI का, और यह तकनीक पेट्रोल इंजन में बेहतर ईंधन दक्षता के लिए उपयोग की जाती है। इसे भी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, क्योंकि ये 2-3 बारी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। अगला फिर से वही प्रश्न है हमारा, CRDI का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों CRDI का पूर्ण रूप है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक दोस्तों, यह आधुनिक डीजल इंजनों में उच्च दबाव पर ईंधन भेजने की एक प्रणाली है। अगला प्रश्न है हमारा शॉर्ट स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है। तो स्ट्रोक क्या है इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंजन के सिलेंडर में पिस्टन द्वारा एक दिशा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर में तय की गई कुल दूरी को स्ट्रोक कहा जाता है, यानी कि जो इंजन का सिलेंडर होता है वो जो मतलब कुल दूरी तय करता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। तो आप स्ट्रोक अगर प्रश्न है तो आप इतना लिख दीजिएगा, इंजन के सिलेंडर में पिस्टन द्वारा एक दिशा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर में तय की गई कुल दूरी। आप यह भी लिख सकते हैं कि इंजन में सिलेंडर पिस्टन द्वारा तय की गई कुल दूरी, ये भी आप लिख सकते हैं स्ट्रोक में। ठीक, जो भी आपको याद आए वही लिख दीजिएगा, बस ये सिलेंडर की में जो पिस्टन होता है उसकी दूरी को दिखाता है किसी एक दिशा में। अगला है ECU का पूर्ण रूप क्या है? तो ECU का पूर्ण रूप होता है इंजन कंट्रोल यूनिट, यानी ECU का मतलब है इंजन कंट्रोल यूनिट। और कभी कभी पूछ लेता है कि इंजन का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, इसी को इंजन का दिमाग कहा जाता है, यानी कि ECU को क्या कहा जाता है? इंजन का दिमाग कहा जाता है। और ये क्या करता है दोस्तों? ये विभिन्न सेंसरों के माध्यम से इंजन के कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे PCU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, वैसे ECU को हमारे इंजन का दिमाग कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है आपसे MCQ में, इंजन का दिमाग क्या है? तो आप याद रखिएगा ECU। कौन सा उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? तो आप याद रखिएगा, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? आप गाड़ी में देखे होंगे लगा रहता है ना, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा रहता है, जो आगे बढ़ता रहता है, 2 पहिया 4 पहिया सब में लगा रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ये बताता है कि आपने कितनी दूरी तय की है। और एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का क्या कार्य होता है? स्पीडोमीटर का कार्य होता है आपको आपकी स्पीड बताना, आप कितने स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, जो आप कांटा बना रहता है गाड़ी में, वही है स्पीडोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा,
शॉर्ट यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न दोस्तों, ये लघुत्तरीय प्रश्न 150 वर्ड्स में आपको लिखना रहता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न क्या है। देखिए अगर आपका ये प्रश्न लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है तो आप इसे एज इट इज लिख सकते हैं, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो मॉडल पेपर है उसमें भी आया है और हमारे प्री बोर्ड में भी आया है। प्रश्न है दोस्तों, सस्पेंशन प्रणाली क्या है, इसके विभिन्न अवयवों को समझाइए। यानी कि सस्पेंशन प्रणाली के विभिन्न भागों को समझाने को यहाँ पर कहा जा रहा है और सस्पेंशन प्रणाली क्या है उसको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सस्पेंशन प्रणाली स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर और कड़ियों का एक समूह है जो वाहन के चेसिस को पहिए से जोड़ता है। तो दोस्तों सस्पेंशन प्रणाली क्या है, पहले आप इसे लिखेंगे कि ये स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर और जो कड़ियां होती हैं उसका एक क्या है, समूह है जो क्या करता है, वाहन को चेसिस के जोड़ने का काम करता है। दोस्तों सस्पेंशन प्रणाली वही है जिससे क्या होता है, हमारी गाड़ी में झटके कम लगते हैं। ठीक, जिसे हम एक रूप से शॉकर प्रणाली भी बोल सकते हैं। दोस्तों इसका मुख्य कार्य सड़क के झटकों को सोखना, यात्रियों को आराम देना और वाहन की स्थिरता बनाए रखना है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या रहता है, जो सस्पेंशन प्रणाली है उसका कार्य क्या है, जो सड़क पे लगते हैं गड्ढे उड्ढे रहते हैं ना, उसके जो झटके लगते हैं गाड़ी पर उसको सोखना इसका काम रहता है, और यात्रियों को आरामदायक यात्रा देना और वाहन की स्थिरता बनाए रखना। यानी कि वाहन चले तो वाहन इधर उधर ना हो, एक रास्ते एकदम स्थिर रास्ते पे चले, इसलिए क्या की जाती है, सस्पेंशन प्रणाली लगाई जाती है। क्योंकि कई सारे गड्ढे होते हैं तो गड्ढे को अगर सस्पेंशन प्रणाली हमारी सोख लेती है तो हमारी गाड़ी क्या होती है, स्थिर चलती है। अगर आपसे आपके परीक्षा में प्रश्न आज भी जाता है सस्पेंशन प्रणाली क्या है, अगर आपको इतना नहीं आ रहा है याद कि मतलब क्या मतलब है सस्पेंशन प्रणाली एज इट इज, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि झटकों को रोकती है, ये सब आप लिख सकते हैं, यात्री को सुखद यात्रा देती है। तो आप ये सब लाइनें बनाकर लिख सकते हैं अगर आपके परीक्षा में ये प्रश्न आ गया और आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो। अब देखिए दोस्तों, इसके जो मुख्य घटक हैं या जो मुख्य अवयव हैं, अवयव मतलब होता है भाग, इसमें क्या क्या भाग है सस्पेंशन प्रणाली में। पहला है दोस्तों स्प्रिंग, ये झटकों को अवशोषित करते हैं। ये लीफ स्प्रिंग यानी कि कमानी या कॉइल स्प्रिंग हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि जो पहला पार्ट है हमारे सस्पेंशन प्रणाली का उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। ये क्या होते हैं दोस्तों, इनका क्या कार्य होता है, स्प्रिंग का कार्य होता है झटकों को अवशोषित करना यानी कि सोखना, और लीफ स्प्रिंग यानी कि कमानी या कॉइल स्प्रिंग हो सकते हैं। यानी कि स्प्रिंग दो प्रकार के होते हैं, लीफ स्प्रिंग या कॉइल स्प्रिंग। अगला प्रश्न है हमारा शॉक एब्जॉर्बर, माफ करिएगा, अगला अव्यय है हमारा शॉक एब्जॉर्बर। दोस्तों शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है दोस्तों, ये स्प्रिंग के कंपन को नियंत्रित करता है ताकि वाहन अनावश्यक रूप से ना उछले। शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, जो स्प्रिंग का कंपन है उसे नियंत्रित करता है ताकि जो हमारी गाड़ी है वो उछले ना। ठीक, अगला है नकल आर्म्स। नकल आर्म्स क्या होता है, यह पहिए को सस्पेंशन से जोड़ने का काम करता है। अगला है बुशिंग। बुशिंग क्या है, ये रबर के पुर्जे होते हैं जो रगड़ और शोर को कम करते हैं। तो दोस्तों इसमें से आप कोई भी तीन क्या करेंगे, लिख के आएंगे। अगर पूछे सस्पेंशन प्रणाली और उसके अव्यय यहाँ पर ये भी पूछ सकता है पार्ट्स क्या है, पार्ट्स मतलब उसके भाग क्या है, उसके अंग क्या है, तो आप लिख दीजिएगा तीन इसमें से कोई भी। स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग लिख लीजिएगा, शॉक एब्जॉर्बर लिखिएगा, नकल आर्म्स लिखेगा। अगर आपको चारों याद है तो चारों लिख दीजिएगा, अगर चारों नहीं याद है तो तीन तो लिख ही दीजिएगा। अगला प्रश्न है ट्रांसमिशन प्रणाली क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ट्रांसमिशन प्रणाली उन पुर्जों का समूह है जो इंजन की शक्ति को पहियों तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो इंजन की शक्ति है वो पहियों तक पहुंचाने की जो पूरी प्रणाली होती है उसी को हम ट्रांसमिशन प्रणाली कहते हैं। क्या कर जाता है ट्रांसमिशन प्रणाली में, जो ताकत है उसका ट्रांसफर क्या आता है, ट्रांस मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना है, मतलब हस्तांतरित करना है। यानी कि उन पुर्जों का समूह जो इंजन की शक्ति को क्या कर रही है, पहियों तक पहुंचा रही है। पहियों तक पहुंचाने का मतलब क्या है, हस्तांतरण करना। यानी कि जो प्रणाली होती है इंजन से पूरा की पूरी शक्ति पहियों तक देती है कि पहिया तेजी से चले, धीमे चले, जो भी करना है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रांसमिशन प्रणाली। दोस्तों यह वाहन की गति और भार के अनुसार टॉर्क को बदलता है। यानी कि जो ट्रांसमिशन प्रणाली क्या करता है, वाहन की गति और भार के अनुसार टॉर्क को बदलता है। अब देखिए दोस्तों ट्रांसमिशन प्रणाली हम जान लिए ना, अब इसके प्रकार को जानते हैं। दोस्तों ट्रांसमिशन प्रणाली मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक और होती है सीवीटी। सीवीटी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, लेकिन अब दो याद रखिएगा। पहली होती है मैनुअल ट्रांसमिशन, दूसरा होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या होता है, इसमें चालक को क्लच दबाकर मैनुअल रूप से गियर बदलना पड़ता है। यानी कि इसमें चालक खुद गियर बदलता है। मैनुअल जो ट्रांसमिशन प्रणाली होती है, मैनुअल मतलब होता है खुद से, तो इसमें आपको खुद से करना पड़ता है। यानी कि इसमें चालक खुद से क्लच दबाकर क्या करता है, मैनुअल रूप से अपना गियर बदलता है। और दोस्तों एक पॉइंट बता देता हूँ आपको, जो मैनुअल ट्रांसमिशन प्रणाली होती है वो कम तेल लेती है, यानी कि कम ईंधन का उपभोग करती है मैनुअल ट्रांसमिशन प्रणाली। वहीं पर जो हमारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रणाली होती है वो ज़्यादा ईंधन लेती है। ठीक, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप लिख दीजिए अगर आएगा पेपर में तो। ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन क्या है दोस्तों, ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन, इसको दोस्तों हम AMT भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। AMT, AM मतलब A मतलब ऑटोमेटिक, A मतलब मैटिक और T मतलब ट्रांजेक्शन। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रणाली भी बोलते हैं दोस्तों इसको। तो दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, इसमें वाहन की गति के अनुसार गियर अपने आप
है या बदल दिया जाता है। दोस्तों इसमें गियर बदलने की जरूरत नहीं होती, इसमें चालक को सिर्फ बैठना रहता है और गाड़ी चलाना रहता है। जैसे जैसे अब वाहन की गति बदलेगी उसी अनुसार क्या होगा, गियर भी बदल जाएगा। अगला है दोस्तों सीवीटी यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, या एक बेल्ट सिस्टम पर काम करती है और इसमें निश्चित गियर अनुपात होते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिए, इसको लिखना नहीं है, बस अगर आ जाए तो लिख दीजिएगा पेपर में। बस आपको ये दो ही लिखना है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल में ज़्यादा कम तेल लगता है, ऑटोमेटिक में ज़्यादा तेल लगता है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटो मतलब क्या होता है, अपने आप गियर लगेगा, और मैनुअल में खुद गियर लगाना पड़ेगा। ट्रांसमिशन प्रणाली का मतलब इंजन की शक्ति को पहियों तक पहुंचाना है। ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये पेपर ये मतलब ये क्वेश्चन आपके पेपर में चाहे शॉर्ट या चाहे लॉन्ग जरूर आएगा ये क्वेश्चन। अगला है मैनुअल और पावर स्टीयरिंग प्रणाली में क्या अंतर है। दोस्तों जो मैनुअल स्टीयरिंग होती है और जो पावर स्टीयरिंग होती है उसमें अंतर पूछ रहा है। दोस्तों पहला अंतर है, इस पहले हम मैनुअल स्टीयरिंग को जान लेते हैं। दोस्तों जो मैनुअल स्टीयरिंग है इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें पहियों को मोड़ने के लिए चालक को अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, इसमें कोई बाहरी सहायता नहीं मिलती है। यानी कि मैनुअल में क्या करना पड़ता है, जो चालक है उसे अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगाकर पहियों को मोड़ना पड़ता है, इसमें कोई बाहरी सहायता नहीं मिलती है। और जान लीजिए जो मैनुअल होता है इसमें ज़्यादा ताकत लगता है, मतलब टायरों को मोड़ने में। वहीं दोस्तों जो पावर स्टीयरिंग होती है इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोलिक पंप या इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है, जो पहियों को मोड़ने के प्रयास को बहुत कम कर देता है। यानी कि पावर स्टीयरिंग है अगर गाड़ी में, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी आसानी से मुड़ जाएगी। लेकिन अगर वही मैनुअल है तो आपकी जो गाड़ी है तो उसको मोड़ने में आपको ज़्यादा ताकत लगेगी और आपको कोई बाहर की सहायता भी नहीं मिलेगी। यानी कि उसमें कोई मोटर या इलेक्ट्रिक पंप नहीं रहेगा। लेकिन जो हमारा पावर स्टीयरिंग है उसमें मोटर या इलेक्ट्रिक पंप रहता है। ठीक दोस्तों, और इसमें आगे लिखा गया है, इसमें ड्राइविंग अधिक आरामदायक और आसान होती है। जो हमारा पावर स्टीयरिंग होता है उसमें ड्राइविंग क्या होती है, अधिक आरामदायक होती है, क्योंकि ज़्यादा हमें ताकत नहीं लगाना पड़ता है टायर को मोड़ने में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बैटरी क्या है, बैटरी निरीक्षण के चरण लिखिए। दोस्तों ये प्रश्न बहुत कम आता है, लेकिन पिछली बार हमारे प्रश्न पत्र में आया है, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया यहाँ पर। तो आप जान लीजिए बैटरी क्या है। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है बैटरी में यूज होने वाले केमिकल, तो उसको मैं भी आगे करा दूंगा आपका। दोस्तों बैटरी एक इलेक्ट्रो केमिकल उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो बैटरी क्या है, एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल उपकरण है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को यानी कि केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इतना आप लिख देंगे। बैटरी क्या है, बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका मुख्य कार्य इंजन को स्टार्ट करना और वाहन के इलेक्ट्रिक कल उपकरणों को शक्ति देना होता है। यानी कि जो हमारी बैटरी होती है उसका क्या कार्य होता है, इसका पहला कार्य होता है वाहन को स्टार्ट करना, और जो हमारे वाहन के जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं जैसे कि एसी हो गया, या दोस्तों हमारा मतलब लाइट हो गया, लाइट के अलावा दोस्तों जो विंडो हो गया, पावर विंडो होता है ना, बटन दबाकर विंडो खुलती है गाड़ी में, तो इन सबको क्या करना होता है, खोलने का काम किसका होता है, हमारे जो वाहन में बैटरी होती है उसका। यानी कि इसका मुख्य कार्य है इंजन को स्टार्ट करना। वाहन के इलेक्ट्रिक उपकरण में क्या आएंगे, आपका लाइट आएगा, विंडो आएगा, ये सब चीज एसी आएगा, तो को शक्ति प्रदान करना, यानी कि इन सबको चलाना। दोस्तों निरीक्षण के जो इसके चरण हैं इसको आप एक बार देख लीजिए बस। दृश्य निरीक्षण, टर्मिनल सफाई, इलेक्ट्रोलाइट लेवल, वोल्टेज टेस्ट, उसके अलावा दोस्तों कनेक्शन की जांच। तो दोस्तों इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आएगा नहीं, बस मैंने आपको इसलिए लिख दिया क्योंकि इस बार एक बार ये एग्जाम में पूछा गया। आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं इसे आपको कराने वाला नहीं हूँ, बस इसे आप यहाँ पे जो लिखा है नीचे ना इसे पढ़ लीजिए। अब आइए बढ़ते हैं अपने सन 2024 के प्रश्न की तरफ, जो आपके बोर्ड में जिससे प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और आप उस प्रश्न पत्र को देखकर आप ये भी समझ जाएंगे कि आपका पेपर कैसे आता है। ठीक दोस्तों सन 2024 का प्रश्न पत्र मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा और समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है और दोस्तों मैं आपको ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। तो ये हमारे झारखंड बोर्ड का 2024 का प्रश्न पत्र दोस्तों, जिसको मैं आपके यहाँ पर संपूर्ण हल करवाने वाला हूँ, यानी कि जो उसके एमसीक्यू प्रश्न है, लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, सभी के प्रश्न उत्तर यहाँ पर आपको हल करवाए जाएंगे। दोस्तों अब जो ये हमारा प्रश्न पत्र आता है झारखंड बोर्ड का ऑटोमोटिव में 30 नंबर का रहता है। इसमें दो पार्ट में हमारा पेपर डिवाइड होता है। पार्ट एक में हमसे एमसीक्यू पूछा जाता है, पार्ट सेकंड में हमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि जो हमारे लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट होते हैं इनको पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम 2024 के हमारे जो प्रश्न पत्र था ऑटोमोटिव का, उसका हल। पहले हम देखेंगे दोस्तों इसके पार्ट फर्स्ट में हमारा एमसीक्यू रहेगा 15, और दोस्तों 15 मार्क्स का रहेगा। दोस्तों ये हमारा रहा एमसीक्यू। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से दोस्तों देखते हैं हम इस अपने 2024 के जो हमारा क्वेश्चन पेपर था उसके हल को। तो इसका पहला एमसीक्यू हम देखते हैं जो हमारा है। इसका पहला एमसीक्यू है, सर्विस मैनुअल का अध्ययन करते समय कौन सी बिंदु सावधानी पूर्वक पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए जब हम सर्विस मैनुअल का
क्या कर रहे हैं दोस्तों, अध्ययन कर रहे हो। अगला प्रश्न है ईएमसी का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप का मतलब फुल फॉर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ईएमसी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है किसी कार का कौन सा अंश विद्युत धारण करता है। तो मैंने इसको आपको करवाया है, अगर आपने वीडियो देखा है अच्छे से तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही, बैटरी। बैटरी क्या करता है, विद्युत अंश को धारण करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार का भार किसी ऑटोमोटिव फ्रेम द्वारा समर्थित है। यानी कि ऑटोमोटिव के फ्रेम पर कौन कौन सा भार रहता है, कौन कौन सा भार ऑटोमोटिव के फ्रेम द्वारा समर्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉडी, यात्री तथा भार का वजन। ठीक दोस्तों, वजन लिखा है यहाँ पर, वजन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग ऑटोमोबाइल चेसिस में नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या है दोस्तों, हमारा ऑटोमोटिव का जो चेसिस है उसका पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न है किसी बहुप्लेट क्लच में यदि 7 क्लच प्लेट हो तो सरस्पर्श पृष्ठों की कितनी जोड़ी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6। तो इसको मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, जितना क्लच प्लेट है उसमें से आप एक माइनस कर दीजिए। अगर आपसे पूछ रहा है सरस्पर्श क्लचों की संख्या या जोड़ी कितनी होगी, तो जितना पूछ रहा है तो उसमें से आप एक माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर 4 दिया गया है ना, तो 4 में से क्या करेंगे आप, एक माइनस कर देंगे। 4 में से एक माइनस करेंगे 6, यानी कि 6 सही हो जाएगा। जब भी आपसे स्पर्श पृष्ठों की संख्या पूछे या जोड़ी पूछे, तो आप जितना क्लच प्लेट दिया गया है उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक, यानी कि n-1 ये फार्मूला है। बस आप इतना याद रखिए, जितना दिया है उसमें से एक माइनस करना है, बस फार्मूला आप छोड़िए, आप एग्जाम में आपको पास होना है जल्दी से। अगला है वह व्यक्ति है जो संदेश का संचार करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रेषक सही हो जाएगा। प्रेषक यानी कि सेंडर जो है वो क्या करता है, हमारे संदेश का संचार करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट क्या है, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है हमारा वाहनों में कौन सा फिल्टर उपयोग नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल फिल्टर। यानी कि ऑप्टिकल फिल्टर हमारा वाहनों में उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है वाहनों में कौन सा प्लग उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, स्पार्क प्लग सही हो जाएगा। स्पार्क प्लग वाहनों में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रिक्त और अंतराल को मापने हेतु कौन सा गेज का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, फिलर गेज। ऑप्शन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12वीं है हमारा, किस इंजन में इंजेक्टर का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डीजल इंजन। डीजल इंजन में क्या होता है, हमारे इंजेक्टर का प्रयोग होता है। अगला है ऑटोमोटिव विद्युत सिस्टम का हृदय किसे कहते हैं। तो ऑटोमोटिव विद्युत सिस्टम का हृदय हम कहते हैं दोस्तों बैटरी को। हमारा ऑप्शन नंबर भी सही है। अगला है एक पिस्टन में कितने पिस्टन रिंग होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, 3। ठीक, एक पिस्टन में कितने पिस्टन रिंग होते हैं, 3 पिस्टन रिंग होते हैं। किसी जॉब कार्ड में कौन सा विवरण होना चाहिए, यानी कि जो जॉब कार्ड होता है इसमें कौन कौन सा विवरण होना चाहिए, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। क्या क्या रहेगा इसमें दोस्तों, इसमें रहेगा वाहन का निर्माणकर्ता, मॉडल, इंजन का आकार और पंजीयन, यानी कि पंजीकरण या इसको रजिस्ट्रेशन भी लिख देते हैं। तो आप याद रखिएगा, वाहन का निर्माणकर्ता, मॉडल यानी कि कौन सा मॉडल है, इंजन का आकार और जो पंजीयन होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो क्या रहना चाहिए, हमारे जॉब कार्ड में होना चाहिए। आइए अब देखते हैं हम सभी जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको। दोस्तों यहाँ से हमारा पार्ट सेकंड चालू होता है, हमने बताया पार्ट सेकंड में 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव मतलब लिखने वाले क्वेश्चन होंगे इसमें आपको, जो कि वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर होते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आइए पहले देखते हैं हम सेक्शन ए को अपने पार्ट सेकंड के, जो है दोस्तों हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिन्हें हम दोस्तों 6 में से हमें 4 करने रहते हैं। या आप पढ़ लीजिएगा आपको कितना करना है, नहीं तो अगर 6 दिया गया है, पता चला आप 6 का 6 करके आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपको 4 का ही नंबर मिलेगा। तो इसलिए आप पढ़ लीजिएगा कितना कहा जा रहा है। तो इसमें अधिकतर अभी तक 6 में से 4 करने को कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हम अपने शॉर्ट यानी कि वेरी शॉर्ट प्रश्न को। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें हमें 1 नंबर मिलते हैं वेरी शॉर्ट पे। अगर हम एक सही करके आएंगे तो हमें 1 नंबर मिलेगा। ठीक, पहला प्रश्न है हमारा बीएचपी का पूर्ण रूप क्या है। मैंने आपको एक प्रश्न कराया है, बीएचपी का पूर्ण रूप है ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक, किसी इंजन का स्ट्रोक क्या है, अभी पढ़ाया था आपको मैंने। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा, इंजन के सिलेंडर के अंदर पिस्टन द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। यानी कि जो इंजन का सिलेंडर है दोस्तों क्या करता है, जो दूरी तय करता है, अधिकतम दूरी तय करता है, उसी को बोलते हैं हम स्ट्रोक। आप यहाँ पर इसे भी यह भी लिख सकते हैं कि इंजन के सिलेंडर द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी स्ट्रोक है या स्टॉर्क है। दोस्तों यह पिस्टन के
सबसे ऊपरी बिंदु यानी कि टीडीसी और सबसे निचले बिंदु यानी कि बीडीसी के बीच की लंबाई होती है। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि पिस्टन के सबसे ऊपरी बिंदु यानी कि टीडीसी और पिस्टन के सबसे निचले बिंदु यानी कि बीडीसी के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा स्ट्रोक कहते हैं। तो स्ट्रोक को जो स्ट्रोक प्रश्न है आपका, स्ट्रोक को आपको एमसीक्यू में भी दे सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। सस्पेंशन क्या है? अभी पढ़ाया था आपको सस्पेंशन। सस्पेंशन स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर का एक सिस्टम है जो टायर और वाहन के फ्रेम के बीच लगा होता है। इसका मुख्य कार्य सड़क के झटकों को सोखना और वाहन को संतुलित रखना है। सस्पेंशन का कार्य क्या होता है? ये क्या करता है दोस्तों? गाड़ी में जो झटके लगते हैं उसको सोखता है और गाड़ी हमारी अच्छे से चले, हमारी गाड़ी इधर उधर ना हो, यात्रियों को आराम रहे, यही कार्य करता है सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब वही जो सॉकर वॉकर लगे होते हैं कमानी वानी हमारी गाड़ी में, वही। अगला प्रश्न है वेरी शॉर्ट का, गियर, ब्रेक और क्लच की परिभाषा दें। दोस्तों ब्रेक क्या होता है? ब्रेक घर्षण से वाहन की गति कम या बंद करता है। ब्रेक क्या करता है दोस्तों? हम सभी जानते हैं ना, गाड़ी को रोकता है। तो यहाँ पर लिखा गया है इसे किताबी भाषा में, घर्षण से वाहन की गति कम या बंद करता है, यानी कि रोकता है गाड़ी को। गियर क्या है दोस्तों? इंजन की शक्ति को गति और बल में बदलता है, यानी कि जो इंजन की शक्ति होती है उसको गति और बल में बदलने का काम क्या करता है? गियर करता है। और क्लच क्या होता है? या इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ता है। तो ये दोनों मतलब ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा, गियर, इंजन और क्लच क्या होता है। ब्रेक तो सब जानते हैं, गियर और क्लच को आपको याद करना है, इसमें इंजन नहीं याद करना, मैंने गलती से बोल दिया। जीपीएस क्या है या जीपीएस का आशय क्या है? कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो याद रखिएगा जीपीएस का आशय है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपको इसको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हिंदी में अगर आप लिख पाएंगे तो लिख लीजिएगा, मैं तो कहूँगा इंग्लिश में याद करिए, क्योंकि इसको इंग्लिश में लिखना आसान है। ठीक, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये क्या करता है? ये ग्रहों की मदद से सटीक स्थिति बताता है आदमी की या हमारे ऑटोमोटिव की। अब एसआई और सीआई इंजन का पूर्ण रूप क्या है? एक प्रश्न है हमारा दोस्तों। एसआई और सीआई इंजन का पूर्ण रूप होगा, एसआई इंजन का पूर्ण रूप है स्पार्क इग्निशन और सीआई इंजन का पूर्ण रूप है कंप्रेशन इग्निशन। पूर्ण रूप मतलब समझ रहे हैं ना, फुल फॉर्म। एसआई का फुल फॉर्म हो गया हमारा स्पार्क इग्निशन, और जो हमारा सीआई इंजन है उसका फुल फॉर्म हो गया कंप्रेशन इग्निशन। अगर आपको ये जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में पूछता है, अरे मतलब शॉर्ट में पूछता है, तो वेरी शॉर्ट में आया है तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपसे ये वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो वेरी शॉर्ट में आपको एक नंबर तो पूछेगा नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। आप ये भी लिख सकते हो जो मैंने लिखा है कि स्पार्क इग्निशन, यानी कि यह क्या होता है दोस्तों, इसे आमतौर पर पेट्रोल इंजन कहा जाता है। जो हमारा एसआई होता है या स्पार्क इग्निशन होता है, इसे आमतौर पर पेट्रोल इंजन भी कहते हैं। और जो हमारा सीआई होता है यानी कि कंप्रेशन इग्निशन होता है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डीजल इंजन कहते हैं। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। अगर आपसे ये शॉर्ट आंसर में पूछा जाए तो आप इतना पूरा लिखेंगे, अगर वेरी शॉर्ट में पूछा जाए तो ऊपर वाली एक लाइन। अब देखते हैं दोस्तों हम सेक्शन बी को। सेक्शन बी जो हमारा है पार्ट सेकंड का, पार्ट बी का हम सेक्शन बी देख रहे हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें रहता है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें रहते हैं। इसमें से हमें किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 4 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, 4 प्रश्न, इसमें से हमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें अधिकतम 150 शब्दों में देना होता है, यानी कि जो हमारा वेरी शॉर्ट होता है, अरे मतलब लघु उत्तरीय होता है जो शॉर्ट होता है, उसमें हम 150 वर्ड में क्या करते हैं, मैक्सिमम अपना उत्तर लिखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 150, कम आप 140 भी लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा वेरी शॉर्ट का 2024 का, स्टीयरिंग प्रणाली का क्या कार्य है? यानी कि स्टीयरिंग प्रणाली, इसका कार्य क्या है? स्टीयरिंग प्रणाली का मुख्य कार्य वाहन की दिशा को नियंत्रित करना है, यानी कि गाड़ी हमारी किस तरफ जाएगी, यह कार्य हमारी स्टीयरिंग प्रणाली का कार्य होता है, यानी कि गाड़ी की दिशा को नियंत्रित करना, गाड़ी किस दिशा में जाएगी। दोस्तों यह स्टीयरिंग व्हील की कोणीय गति को पहियों की रैखिक गति में बदलकर चालक को वाहन मोड़ने और पैतरेबाजी करने की सुविधा देती है। बेसिकली इसमें क्या होता जा रहा है, स्टीयरिंग के कारण है गाड़ी की जो हमारा पहिया है उसे मोड़ना। तो आप इसमें स्टीयरिंग के बारे में लिख सकते हैं, और जो आपको आए, बेसिकली आपको इतना लिखना था। स्टीयरिंग ये है दोस्तों। आधुनिक पावर स्टीयरिंग चालक के शारीरिक प्रयास को कम कर ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाती है। दोस्तों जो आधुनिक पावर स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग दो प्रकार की होती है ना, मैंने आपको पढ़ाया, एक पावर स्टीयरिंग और एक मैनुअल स्टीयरिंग। दोस्तों जो हमारी आधुनिक है पावर स्टीयरिंग, यानी कि जो अभी आधुनिक समय में पावर स्टीयरिंग चलती है, क्या करती है दोस्तों, जो चालक होता है, यानी कि जो ड्राइवर होता है, उसके शारीरिक प्रयास को कम कर ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाती है। अगर दोस्तों स्टीयरिंग प्रणाली पे क्वेश्चन आए, तो अगर आपको सही से नहीं याद आ रहा है, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, पावर स्टीयरिंग और हमारी जो मैनुअल स्टीयरिंग होती है। ठीक, मैनुअल स्टीयरिंग में ज़्यादा ताकत लगता है, पावर स्टीयरिंग में कम ताकत लगता है। अगला है ग्राहक सेवा का महत्व क्या है? ऑटोमोबाइल उद्योग में ग्राहक सेवा ग्राहकों का विश्वास जीतने और ब्रांड के प्रति वफादारी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, यानी कि उद्योग में जो हमारी ग्राहक सेवा है, इसलिए
महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों क्या करती है, ग्राहकों का विश्वास जीतने और ब्रांड के प्रति वफादारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ग्राहक सेवा। ठीक दोस्तों, और इसके अलावा उत्कृष्ट सेवा से सकारात्मक प्रचार होता है, जिससे भविष्य में बिक्री बढ़ती है और बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है। अगर ग्राहक सेवा हमारी अच्छी रहेगी तो उसमें क्या होगा, हमें भविष्य में हमारा जो मतलब बिक्री है वो ज़्यादा बढ़ेगी और हमें बाजार में प्रतिस्पर्धा क्या होगी, हमारी जो है वो बढ़ती रहेगी और हमें सकारात्मक लाभ मिलेगा। यानी कि ग्राहक सेवा अगर हमारी अच्छी रहेगी किसी भी ब्रांड की, तो हमारी जो कंपनी है उसको फायदा होगा। अगला प्रश्न है, वाहन में पहियों का संतुलन क्यों आवश्यक है? यानी कि यहाँ पर व्हील बैलेंसिंग के बारे में पूछा जा रहा है। व्हील बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों आवश्यक है, यही पूछा जा रहा है। व्हील बैलेंसिंग को हिंदी में पहियों का संतुलन बोलते हैं। दोस्तों अगर एक शॉर्ट आंसर में पूछता है, मतलब वेरी शॉर्ट में पूछता है 1 नंबर में, तो आप इतना लिखेंगे बस, स्थिरता, टायर की उम्र, ईंधन दक्षता और सुरक्षा के लिए क्या है, आवश्यक है व्हील बैलेंसिंग। लेकिन दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर है, यानी कि शॉर्ट मतलब हमारे यहाँ पर एक लाइन से काम नहीं चलेगा, हमें इसमें 150 शब्दों में आंसर देना है। तो इसमें आपको जो नीचे लिखा है उसे भी लिखना पड़ेगा। अगर आपसे वेरी शॉर्ट में पूछता है तो आप सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा, फालतू की चीज़ें मत लिख के आइएगा, नहीं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, नंबर नहीं पाएंगे, नंबर एक ही नंबर पाएंगे एक नंबर के क्वेश्चन में। अगर जो हमारा ये वेरी शॉर्ट में के अलावा हमारा शॉर्ट में आता है तो आप इसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे स्थिरता, टायर की उम्र और ईंधन दक्षता और सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है व्हील बैलेंसिंग। उसके बाद लिखेंगे व्हील संतुलन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? स्थिरता, यानी कि यह उच्च गति पर वाहन को थरथराहट से बचाता है। यानी कि अगर हमारी व्हील बैलेंसिंग है, हमारे पहियों की अगर हमने संतुलन करा के रखा है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी गाड़ी है ये क्या होगी, उच्च गति पर, यानी कि जब हम तेज स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो हमारी वाहन थरथराएगी नहीं, यानी कि वाहन में वाइब्रेशन नहीं होगा, यानी कि हमारे वाहन को स्थिरता प्रदान करती है व्हील बैलेंसिंग, पहियों का संतुलन। इसके अलावा टायर की उम्र, इससे टायर एक समान घिसते हैं जिसकी उनकी उम्र बढ़ती है। यानी कि अगर हम व्हील बैलेंसिंग करवाएंगे, व्हील बैलेंसिंग से क्या होता है दोस्तों, हमारे जो टायर की उम्र है दोस्तों अधिक रहती है और इससे टायर एक समान घिसते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टायर पहले घिस जाए, कोई टायर बाद में घिसे, या टायर का कोई एक हिस्सा ज़्यादा घिस जाए, एक हिस्सा कम घसे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम व्हील बैलेंसिंग कराए हैं, या व्हील बैलेंसिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारी टायर है उसकी उम्र बढ़ती है, या इससे हमारी टायर की उम्र बरकरार रहती है, अच्छे से हमारा टायर समान रूप से घिसता है। ईंधन दक्षता, यानी कि संतुलित पहिए से घर्षण कम होता है, जिससे माइलेज में सुधार होती है। अगर हमारी व्हील बैलेंसिंग अच्छे से, यानी कि अगर हमारा जो टायर है वो अच्छे से बैलेंस है, तो इससे क्या होगा, पहिए का घर्षण कम होगा और हमारी गाड़ी माइलेज अच्छा देगी, यानी कि तेल की खपत कम होगी। अगला है सुरक्षा, यह स्टीयरिंग और सस्पेंशन पुर्जों को अनावश्यक नुकसान से बचाकर ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है। यानी कि जो स्टीयरिंग, अगर हमारी जो पहिया है अच्छे से संतुलित है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा स्टीयरिंग और सस्पेंशन पुर्जा है अनावश्यक रूप से उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा और हमारी ड्राइविंग सुरक्षित रहेगी। अगर व्हील बैलेंसिंग अच्छे से नहीं है, यानी कि पहिया संतुलन अच्छे से नहीं है, तो गाड़ी इधर उधर क्या होगी, डगमगाएगी चलते वक्त। तो ये चीज़ आप लिखेंगे आपका शॉर्ट आंसर में। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व की परिभाषा दें। दोस्तों इसका शॉर्ट आंसर इसी प्रकार रहेगा। इनलेट वाल्व क्या है दोस्तों, यह वाल्व दहन कक्ष, यानी कि कंबेशन चैम्बर में ताजी हवा और ईंधन के मिश्रण को अंदर आने देता है। और दोस्तों जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है, यह दहन के बाद पैदा हुई अपशिष्ट गैस या धुआं को सिलेंडर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ये कार्य थे हमारे इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट का काम होता है जो हमारे मतलब खराब या अपशिष्ट हवा होती है उसे बाहर निकालना, और जो हमारा इनलेट होता है, इनलेट का कार्य होता है ताजी हवा को अंदर आना, या ईंधन के मिश्रण को अंदर आने देना, जिससे क्या हो, हमारा दहन अच्छे से हो। अब आइए बढ़ते हैं अपने लॉन्ग आंसर की तरफ। इसी के साथ आपका एक वीडियो समाप्त हो जाएगा। लॉन्ग आंसर आते हैं दोस्तों, बेसिकली 2 आएंगे, उसमें से आपको एक करना रहता है। तो इसको आंसर आपको 250 शब्दों में देना होता है, यानी कि लॉन्ग आंसर का जो आप उत्तर लिखेंगे वो अधिकतम 250 शब्दों में होगा, कम से कम आप 230 से 240 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने हम लॉन्ग आंसर यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करिए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पे ऑटोमेटिक इतने अच्छे से कंटेंट दिए जाते हैं और फ्री में सभी पीडीएफ दी जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से आप सबके लिए वीडियो बनाया है। मुझे कंटेंट ढूंढने में बहुत टाइम लगा, मैंने बहुत सर्च किया, इसीलिए मैं इतना देर कर दिया बनाने में। अगर मुझे पहले मिल जाता तो मैं पहले बना देता। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, क्योंकि ऑटोमोटिव कोई पढ़ा नहीं रहा अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने सारे वीडियो अच्छे से पढ़ाए हैं, अच्छे से मैंने आप सभी को उनका एमसीक्यू दिया है, मैं आपको उनका पीवाईक्यू भी करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।
दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है, मैंने यहाँ गलती से यहाँ पर दूसरा लिख दिया है, यहाँ पर पहला रहेगा। मैंने पहले वाले में मतलब ये जो प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न था, मैंने इसे पहले नंबर पर रखा है, बस इसे आप जानिए क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है दोस्तों, सस्पेंशन प्रणाली के विभिन्न अवयवों को समझाइए। मैंने आपको समझाया पहले भी, यानी कि सस्पेंशन प्रणाली के हमें जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में बताना है। तो दोस्तों जो स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर, टॉर्सन बार, लिंकेज, कंट्रोल आर्म्स आदि मिलकर झटकों कर सोखते हैं और वाहन को संतुलित रखते हैं। यानी कि अगर आ जाएगा सस्पेंशन प्रणाली के विभिन्न अवयवों या भागों को लिखने के बारे में या समझाने के बारे में, तो पहले आप लिख देंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि जो सस्पेंशन प्रणाली के विभिन्न अवयव होते हैं वो क्या करते हैं, वाहन को संतुलित रखते हैं और झटकों को सोखते हैं, इतना लिख देंगे। उसके बाद पहले लिखेंगे आप स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है दोस्तों, या एक सस्पेंशन प्रणाली का अवयव है या भाग है, इसको लिखेंगे स्प्रिंग एक सस्पेंशन प्रणाली का अवयव या भाग है। इसका प्रमुख कार्य है झटकों की ऊर्जा को सोख लेता है, यानी कि जो झटकों की ऊर्जा होती है उसे सोख लेता है, जैसे बाहरी वाहनों में लीफ स्प्रिंग और कारों में कॉइल स्प्रिंग। यानी कि दोस्तों जो हमारी स्प्रिंग होती है, जो झटके लगते हैं हमारे वाहन में, उसको सोख लेता है। और जो बाहरी मतलब भारी वाहन होता है, यानी कि हैवी वाहन होता है, जैसे कि हमारा ट्रक हो गया, डीसीएम हो गया, इस सब में लीफ स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे कार होते हैं इसमें कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, लीफ स्प्रिंग भी कभी कभी पूछ लेता है आपसे शॉर्ट में, तो आप याद रखिएगा लीफ स्प्रिंग का प्रयोग हमारे बाहरी वाहनों में किया जाता है। तो इसे आप याद रखिए, लीफ स्प्रिंग प्रश्न बहुत बारी आता है आपके पेपर में। और कार में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉइल स्प्रिंग का। तो ये होगा स्प्रिंग। स्प्रिंग के अलावा जो हमारा सस्पेंशन प्रणाली का अगला अवयव है उसको हम बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर को हम अन्य शब्दों में डैम्पर के रूप में जानते हैं। दोस्तों यह स्प्रिंग के उछाल को नियंत्रित करता है ताकि गाड़ी बार बार ना उछले और स्थिर रहे, यानी कि जो गाड़ी है हमारी उछले ना, इसलिए क्या करता है, जो स्प्रिंग का जो झटका रहता है या स्प्रिंग का जो उछाल रहता है उसको क्या करता है, या नियंत्रित करता है शॉक एब्जॉर्बर। स्प्रिंग क्या करेगी, ये झटकों को मतलब सोखेगी, और जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर है ये स्प्रिंग के झटकों को या उछाल को क्या करता है, सोखता है। ठीक, यानी कि शॉक मतलब क्या होता है, एब्जॉर्बर मतलब क्या होता है, सोखना। यानी कि स्प्रिंग के झटकों को जो सोखता है उसे को हम बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। इसे हम डैम्पर भी बोलते हैं, ताकि गाड़ी बार बार ना उछले और स्थिर रहे। यानी कि जो डैम्पर है ये गाड़ी को स्थिर रखने में सहायता प्रदान करता है। अगला है दोस्तों टॉर्सन बार। यह एक स्टील रॉड है जो मोरोड़ बल को सहन कर वाहन को मोड़ पर झुकने से रोकता है। अगला है लिंकेज और बोल्ट। लिंकेज और बोल्ट क्या होता है, लिंकेज सभी अंगों को जोड़ कर रखता है, जबकि यू बोल्ट और सकल लीफ स्प्रिंग को एक्सल और फ्रेम के साथ मजबूती से जकड़े रखते हैं। यानी कि इनका काम होता है जो सभी पार्ट्स हैं वो क्या हो, अच्छे से जुड़े रहें। अगला है हमारा कंट्रोल आर्म्स और बुशिंग। ये पहियों को चेसिस से जोड़ते हैं और उन्हें सही संरेखण में रखते हैं। यानी कि जो हमारे आर्म्स, कंट्रोल आर्म्स और बुशिंग होते हैं, क्या करते हैं, हमारे पहिए जो हैं वो सही से चलें ये सुनिश्चित करते हैं। ठीक, अगर आपसे सस्पेंशन प्रणाली के बारे में पूछेगा तो आप दो चीज़ जरूर लिखिएगा, शॉक एब्जॉर्बर और शॉक एब्जॉर्बर, मतलब माफ करिएगा, स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर। स्प्रिंग क्या करता है, झटकों को सोखता है। अब लिख देंगे भारी वाहनों में लीफ स्प्रिंग और कारों में कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग होता है। उसके बाद आप लिखेंगे शॉक एब्जॉर्बर। अगर इसके बाद अब आपको लिखना, मतलब आप भूल जाते हैं आपको क्या लिखना है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, स्प्रिंग का कार्य क्या होता है, सस्पेंशन प्रणाली का कार्य क्या होता है, झटके सोखना, ये सब लिख सकते हैं। आपकी झटके सोखता है, गाड़ी अच्छे से चलती है, सीधे चलती है, ये सब लिख देंगे आप। लेकिन आप दो पार्ट तो जरूर लिखिएगा, मतलब लिखना तो चारों है, मैं तो जो 3 4 5 लिखा हूँ ना, 5 लिखा हूँ यहाँ पर, पांचों लिखना है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तब आप दो जरूर लिखेंगे, स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर। ठीक, शॉक एब्जॉर्बर को डैम्पर भी बोलते हैं। इतना दोनों, अगर इसके अलावा अगर आपको ना आए, दो ही का नाम याद आ रहा है, तो उसके अलावा आप लिख सकते हैं सस्पेंशन प्रणाली के लाभ या कार्य। अगला प्रश्न है हमारा, संचार प्रणाली क्या है, प्रोपेलेट, सॉफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट और स्लिप जॉइंट को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न है इसको ऐसे ही पूछ सकता है आपसे, संचरण प्रणाली का कार्य समझाइए। अगर ये प्रश्न पूछता है या यह प्रश्न पूछता है तो आपको उत्तर यही लिखना है जो नीचे दिया गया है। ठीक, प्रश्न कभी कभी घुमा के पूछ सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रश्न दिया है। आपके बोर्ड में तो यही प्रश्न पूछा गया है 2024 में कि संचरण प्रणाली क्या है, वो प्लेट, सॉफ्ट और यूनिवर्सल जॉइंट या स्लिप जॉइंट को परिभाषित करें। लेकिन मैंने यहाँ पर एक प्रश्न से और बना दिया है, हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछ ले, संचरण प्रणाली का कार्य समझाइए। अगर कोई भी प्रश्न आता है संचरण प्रणाली से लॉन्ग में, तो आपको लिखना यही है जो मैंने यहाँ पर नीचे दिया है। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। दोस्तों अगला है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, संचरण प्रणाली यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसमिशन। दोस्तों ट्रांसमिशन प्रणाली का मुख्य कार्य इंजन
द्वारा उत्पन्न शक्ति यानी कि टॉर्क को प्रभावी ढंग से सड़क पर स्थित पहियों तक पहुंचाना होता है। यानी कि ट्रांसमिशन प्रणाली का कार्य क्या होता है, जो हमारे इंजन की शक्ति है, यानी कि जो इंजन के हमारे इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति या टॉर्क है, उसको क्या करना, प्रभावी रूप से सड़क पर स्थित पहियों तक पहुंचाना। यानी कि इंजन की ताकत को पहियों तक पहुंचाने का काम ट्रांसमिशन प्रणाली या संचरण प्रणाली का होता है। हिंदी में संचरण प्रणाली बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रांसमिशन सिस्टम या ट्रांसमिशन प्रणाली बोलते हैं। दोस्तों, इस प्रणाली के बिना वाहन का चलना संभव नहीं है, क्योंकि यह शक्ति के संचार और गति के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके मुख्य भाग में क्लच असेंबली, गियर बॉक्स और पॉपुलर सॉफ्ट असेंबली शामिल है। यानी कि जो हमारा ट्रांसमिशन प्रणाली अगर ये ना रहे तो हमारी जो गाड़ी है वो चल नहीं सकती है। इसके बिना गाड़ी हमारी चल नहीं सकती, क्योंकि यही क्या करती है, ऊर्जा को हस्तांतरित करती है पहियों तक इंजन से। तो अगर इंजन से पहियों तक ऊर्जा जाएगी ही नहीं तो गाड़ी हमारी चलेगी कैसे। तो आप इतना जान जाइए, अगर हमारी ट्रांसमिशन प्रणाली या संचरण प्रणाली नहीं होगी तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। दोस्तों, इसके मुख्य भाग क्या क्या है, क्लच असेंबली, गियर बॉक्स और पॉपुलर सॉफ्ट असेंबली। अब जाइए दोस्तों, हम इन सबको एक बार पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रोपेलर सॉफ्ट जो होता है दोस्तों, यह एक मजबूत स्टील ट्यूब है जो गियर बॉक्स के टॉर्क को रियर एक्सल तक भेजता है। यूनिवर्सल जॉइंट क्या है, यह दोस्तों यह जोड़ दो ऐसी सॉफ्ट के बीच शक्ति संचारित करता है जो एक सीधी रेखा में नहीं होती हैं, जिससे किसी भी कोण पर शक्ति भेजना संभव होता है। हमारा स्लिप जॉइंट है, यह दोस्तों सड़कों के झटकों के कारण जब सॉफ्ट की लंबाई में बदलाव आता है तो यह जोड़ उसे छोटा या बड़ा होने की अनुमति देता है। यानी कि स्लिप जॉइंट क्या करता है, अगर सड़क के झटका लगता है और सॉफ्ट में क्या होता है, तो कोई बदलाव आता है सॉफ्ट में, सॉफ्ट की लंबाई जो चौड़ाई मतलब जो लंबाई होती है उसमें कोई बदलाव आता है, छोटा या बड़ा होता है, तो ये क्या करता है, तो वह जोड़ उसे छोटा या बड़ा होने की अनुमति देता है। स्लिप जॉइंट का मतलब है जो हमारा सॉफ्ट है वो जब उस पर झटका लगे या उस पर कुछ असर पड़े तो उसकी जो लंबाई है उसे क्या करना, उसे परिवर्तित करना। किसका काम है दोस्तों, हमारे स्लिप जॉइंट का। दोस्तों, संचरण प्रणाली ये था। इसी के साथ आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आप इसका पीडीएफ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छे से जाए। दोस्तों, आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।